हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 10 ऑफ आवर इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था उसकी दो टाइप्स हैं, एक थी लॉन्ग रन और थी प्रोडक्शन फंक्शन है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन। तो हमारा लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल्स ये क्या कहता है, ठीक। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये पार्ट ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। जैसे आपने पीछे पढ़ा होगा जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वो हमारा शॉर्ट रन में होता था। अब जो ये हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स है ये है हमारा पार्ट ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। और आप याद रखेंगे यहाँ पे ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। जो भी हमारे इनपुट्स है, हमारे इनपुट्स क्या थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या टेक्नोलॉजी, वो सब हमारे पास अभी वेरिएबल है। इसमें हमारे लॉन्ग रन में वो वेरिएबल है। अब जो हमारा लॉ ऑफ रिटर्न स्किल्स ये क्या कहता है, डिस्क्राइब्स हाउ द टोटल आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस चेंजेस व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनली। ये हमें बताता है जो हमारा प्रोडक्शन है, हमारा आउटपुट है, वो कैसे चेंज होता है जब हमारे इनपुट्स चेंज होते हैं, लेकिन बट कैसे, प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने लेबर 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया, इसका मतलब जो हमारा कैपिटल है वो भी आप 2 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल डबलिंग ऑल इनपुट्स, ठीक। द आउटपुट में राइज बाय 3 वेज। अब हमने क्या देखा, जो हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स है, हमारा टोटल आउटपुट कैसे इंक्रीज़ होता है जब हम हमारे इनपुट्स इंक्रीज़ करेंगे प्रोपोर्शनली। अब वो होता है बाय 3 वेज होता है इंक्रीज़ हमारे साथ। पहला है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स, IRS या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है ये हम आगे देखेंगे। आप पहले याद रखेंगे जो हमारा पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स, output increases more than proportional। फॉर एग्जांपल इनपुट्स डबल्ड, आउटपुट इंक्रीजेस बाय मोर देन डबल्स। इसका मतलब क्या है, अगर आप इनपुट्स 2 टाइम्स करेंगे, जो हमारा आउटपुट है वो मोर देन 2 टाइम्स होगा, वो मोर देन 2 टाइम्स होगा, ठीक। इसके बाद है हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल्स, आउटपुट इंक्रीज एग्जैक्टली इन द सेम प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल इनपुट्स डबल्ड, आउटपुट एग्जैक्टली डबल। जो हमारा आउटपुट है वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है जिस प्रोपोर्शन में हम हमारे इनपुट्स इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनपुट्स हमने डबल किया, हमारा आउटपुट भी डबल हो जाएगा। अब जो हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल्स है, इससे क्या होता है, यह है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोसेस या आइडियल स्टेज वायर एफिशिएंसी इज बैलेंस्ड। ये रेप्लिकेशन ऑफ प्रोसेस क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेबर था, उसने कुछ 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब आपने आउटपुट इंक्रीज़ किया, आपने 2 लेबर लाए। अब जो प्रपोर्शन होगा वो होगा हमारा 220। अब जो ये पहला जो ये 10 इंक्रीज़ कर रहा था, अब इसने भी 10 इंक्रीज़ किया, ये हुआ हमारा रेप्लिकेशन ऑफ प्रोसेस। और एफिशिएंसी भी हमारी बैलेंस हुई। ये एक की एफिशिएंसी 10 और जो हमने दूसरा लाया उसकी भी एफिशिएंसी 10 है। इसका मतलब है हमारी जो एफिशिएंसी है वो बैलेंस हो गई। इसके बाद है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, DRS अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1। इसका मतलब है हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होता है बट लेस प्रोपोर्शनली। फॉर एग्जांपल अगर आप इनपुट डबल करेंगे, हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होगा लेकिन डबल नहीं होगा, डबल से कम होगा। ये हुए हमारे 3 स्टेजेस, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल्स, और हमारा तीसरा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ये एक और टाइप्स हैं, वो हमारा जो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, वो था ऑन द बेस ऑफ टाइम। ये एक और क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। पहली है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, लिन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन एंड CES प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें हम बस ये एक पढ़ेंगे, ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से बस पढ़ सकते हो, बट मैं बस आपको ये पढ़ाऊँगा, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसके बाद है हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये हमारे पास 2 इकोनॉमिक्स थे, एक का नाम था कॉब और दूसरे का नाम था डगलस। इन दोनों ने ये दिया था कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इसकी जनरल फॉर्म क्या है, Q इज इक्वल टू AL अल्फा के बीटा। ये आप याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ये इसकी प्रोडक्शन फंक्शन है, और जो ये अल्फा प्लस बीटा है ये किसके बराबर है, इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास है CRS। CRS का मतलब क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल्स। एंड आप याद रखेंगे A हमारा जो है A इज़ ग्रेटर देन 0। इसमें क्या है, Q इज इक्वल टोटल आउटपुट, और जो हमारा लेबर है
एल है ये है हमारा लेबर, के हमारे पास कैपिटल है, ए क्या है आपके पास टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, और अल्फा एंड बीटा क्या है इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर, एंड बीटा क्या है इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। तभी मैंने बताया था आपको, आप अभी जो हमारा अल्फा प्लस बीटा था ग्रेटर देन 1 इन इंक्रीज रिटर्न टू स्केल्स, और जो हमारा अल्फा प्लस बीटा था इक्वल टू 1 CRS में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल्स, और अल्फा प्लस बीटा था लेस देन 1 किसमें डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स। ये वही अल्फा प्लस बीटा है। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है अब, ये है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर एंड इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। यह तीन आप याद रखेंगे, ये हमारे पास 3 स्टेजेस। और जो हमारी कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये किस स्टेज के लिए है, ये हमारे पास CRS स्टेज के लिए। ठीक, इसके बाद है होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ये भी यही है जो मैंने अभी पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा कैसे बिहेव करता है, यही होमोजेनिटी भी यही है, बट ये है इन मैथमेटिकल फॉर्म। Homogeneity of a production function is a mathematical property that describes how output responds when all inputs are increased proportionally। जो आपका आउटपुट है, होमोजेनिटी क्या बताता है आपको, जो आपका आउटपुट है वो कैसे बिहेव करता है जब आप इनपुट इंक्रीज करेंगे प्रोपोर्शनली इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनली का मतलब क्या है, स्केल्ड बाय सेम फैक्टर। अभी बताया, अगर इनपुट डबल करेंगे फिर सारे इनपुट्स हमें डबल करने पड़ेंगे। ठीक, उसी का मतलब है प्रोपोर्शनली। It's foundational concept behind the idea of return to scales। अब आप कंसिडर को, आपके पास एक प्रोडक्शन फंक्शन है, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L के, L है लेबर, के है कैपिटल, इज होमोजेनस ऑफ डिग्री R। ठीक, अगर आपने जो हमारा ये लेबर एंड कैपिटल है, फॉर एग्जांपल आपने ये T टाइम्स इंक्रीज किया, क्या T इज ग्रेटर देन 0, आपने ये T टाइम्स इंक्रीज किया, फिर हमने लिखा T F ऑफ TL T के इज इक्वल टू T टू द पावर R डॉट फंक्शन ऑफ L के। ठीक, ये हमारे पास स्केलिंग फैक्टर है, इंक्रीजिंग फैक्टर है। अब T क्या है हमारे पास स्केलिंग फैक्टर, आपने किस फैक्टर से इनपुट इंक्रीज किया, और R क्या है हमारे पास डिग्री ऑफ होमोजेनिटी या अल्फा प्लस बीटा। अब है हमारे पास 3 स्टेजेस जो हमने पढ़े, R इज इक्वल टू 1 या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। उसका मतलब क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, आउटपुट इंक्रीज प्रोपोर्शनली विथ इनपुट्स। ठीक, इसके बाद इसे हम जो हमारे पास ये यहाँ लिखना भूल गया है, इसको हम बताएंगे लीनियरली होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन। ये हमारे पास जब ये आएगी इसको हम बताएंगे लीनियरली होमोजीनस। अब है R इज ग्रेटर देन, अब है हमारे पास R इज ग्रेटर देन 1। जो हमारे पास जो फैक्टर था ये R था हमारे पास, ये R अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा, उसका मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स, या अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1। अगर ये R होगा अब लेस देन 1, उसका मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स। अब है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर टू द कॉस्ट एडवांटेज दैट अ फर्म एक्सपीरियंसेस as it increases its level of input, its level of output, leading to a fall in total cost or cost of production. This results in falling long run average cost करो। आप सिंपलर वर्ड्स में समझो, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अगर वो आपका डिक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन आउटपुट, उसका मतलब है ये हुआ हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फॉर एग्जांपल आपके पास लेबर एक है, ठीक, और इसने कुछ 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। फॉर एग्जाम्पल आप दूसरा लेबर लाया जो हमारा 1 था, 1 से एफिशिएंट था। फॉर एग्जांपल इसने जो हमारा दूसरा लेबर है इसने 15 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब मिला के हमने जो हमारे 2 लेबर्स थे उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया है, 25। ठीक, अगर हम जो हमारा पहला है इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, इसका कॉस्ट पर यूनिट आएगा, फॉर एग्जांपल जो इसकी वेज है वो 5 है, और जो इसकी भी वेज है वो भी है 5। जो हमारा पहला आएगा उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, 5 डिवाइड बाई 10, वो आएगा हमारा 0.5। ठीक, 0.5 आप याद रखना। 0.5 जो हमारा लेबर था, पहले एक लेबर था, 0.5 था हमारा कॉस्ट पर यूनिट। अब जब हमने दूसरा लेबर लाया, अब हम देखेंगे जो हमारा टोटल कॉस्ट थी वो 10 था, और जो हम टोटल आउटपुट था वो था 25। जब आप ये करेंगे ये आएगा 2/5, और ये आएगा 0.4 के बराबर। इसका मतलब है आपका आउटपुट इंक्रीज हो गया और जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज हो गया। इसका मतलब है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या थी, आपने एक एफिशिएंट लेबर लाया अपनी फर्म में। ठीक,
अब है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इसमें ये दो तरीके से हो सकता है। जो आपका कॉस्ट है फॉल कर रहा है, आपका कॉस्ट पर यूनिट है जो वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो दो तरीक़ों से हो सकता है। पहला है हमारा इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इंटरनल का मतलब क्या है? विद इन द फर्म, जो आपके कंट्रोल में है। बाय चेंजिंग इनपुट्स, फॉर जो आप इनपुट चेंज कर सकते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, अभी मैंने बताया जो लेबर एफिशिएंट होगा, ठीक, या कुछ बेटर मशीन्स होंगी, या जो आपके बड़े इक्विपमेंट्स हैं आप उनका बेटर यूज़ करेंगे, जिससे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा और आपका कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज़ होगा। इसका हम कहेंगे इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इंटरनल का मतलब है जो आपके कंट्रोल में है, विद इन द फर्म है। अब है इसके बाद एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। आउटसाइड द फर्म बट विद इन द इंडस्ट्री। ये आउटसाइड द फर्म है बट विद इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कोई आईटी फर्म है और इंडस्ट्री है आईटी इंडस्ट्री। एज द होल इंडस्ट्री ग्रोज, कॉस्ट फॉल फॉर ऑल फर्म्स ड्यू टू स्पेशलाइज्ड सप्लायर एंटरिंग द मार्केट, पूल ऑफ स्किल्ड लेबर डेवलप्स, नॉलेज स्पिल ओवर या शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में जो एआई डेवलप हो गया, इससे बहुत जो हमारी कंपनीज थी उनको फ़ायदा हो गया। अब जो 10 लेबर कर सकते थे एक काम, वो अब हमारा एआई कर रहा है अकेले में। इसका मतलब आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका कॉस्ट पर यूनिट अब डिक्रीज़ हो रहा है। ये हुआ हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके बाद है डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब ये जो हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, ये उसका उल्टा है। आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हो बट आपका कॉस्ट पर यूनिट भी इंक्रीज़ हो रहा है। वायर आउटपुट इंक्रीज लीड टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, आपका ये आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसी की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। या इन अदर वर्ड्स राइजिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो, ठीक। ये है बैड साइड ऑफ ग्रोथ। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रिमाइंड दैट बिगर इज ऑलवेज। ये हमारा जो ग्रोथ का बैड साइड दिखाता है। फॉर एग्जांपल इसमें जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज है ऑफन क्रिटिसाइज फॉर बिकमिंग इनएफिशिएंट ड्यू टू साइज। फॉर एग्जांपल जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, जब ये बढ़ जाएगी, ये होती है डिसफंक्शनल हो जाती हैं। ये किस वजह से हो जाती हैं? जो इसको हम बोलते हैं डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा रेलवे सिस्टम है, जो हमारा रेलवे सिस्टम है आज का, वो अभी चल रहा है लॉस में। तो वो किस वजह से? क्योंकि जो हमारा रेलवे नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, उसी की वजह से हो रहा है डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ड्यू टू इट इज़ बिगर साइज। कुछ और है, ओल्ड लार्ज मैन्युफैक्चरर स्ट्रगलिंग विथ रिजिड हायरार्कीज वाइल स्मॉल कंपनीज अडेप्ट फास्ट। जो ओल्ड लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये भी अभी स्ट्रगल कर रही है, और जो छोटी कंपनीज है वो अभी अडाप्ट कर रही है और चल रही है अच्छे से, ठीक। इसके बाद है बिग टेक कंपनी समटाइम स्प्लिट इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ठीक। जो हमारी बिग टेक कंपनीज हैं वो फिर स्प्लिट हो जाती है स्मॉलर कंपनी में। फॉर एग्जांपल जो हमारी अमेज़ॉन के साथ है, फॉर अमेज़ॉन जो एक ये ई कॉमर्स भी है, और इसका जो अमेज़ॉन है जो आप देख सकते हो ओटीटी है, और भी कुछ हैं अमेज़ॉन के, जैसे AWS है, अमेज़ॉन वेब सर्विस है, और भी कुछ हैं। ये है इसकी स्मॉल टीम्स विथ अमेज़ॉन, ठीक। अब जो हमारी फर्म्स हैं वो कैसे ये फाइट करती हैं डिस इकोनॉमिक्स के खिलाफ। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन, गिव्स डिसीजन ऑटोनॉमी, ठीक। गिव डिविजनस ऑटोनॉमी। फॉर एग्जांपल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है, ये आपके पास एक कंपनी थी, ठीक। अब आपने जो ये कंपनी थी या फर्म थी, इसने आपने इसको कुछ पार्ट्स किए, कुछ सेक्शंस को, और ये जो हमारे इंडिविजुअल पार्ट्स इनको आपने ऑटोनॉमी दी। फॉर एग्जांपल जो हमारा GE है, जनरल इलेक्ट्रिक, ये हमारी एक बड़ी फर्म थी, ये अब 3 फर्म्स में स्प्लिट हो गई, ठीक। बेटर आईटी सिस्टम, या आप आईटी सिस्टम डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बेटर कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हो, उससे आप जो आपकी डिस इकोनॉमी है वो फाइट कर सकते हो। कॉर्पोरेट कल्चर प्रोग्राम्स टू मेंटेन मोरल, या कॉर्पोरेट कल्चर आप मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? लेट स्मॉलर स्पेशलाइज्ड फर्म्स हैंडल द सेम फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपके कुछ फंक्शंस हैं जो आप हैंडल नहीं कर सकते हो, आप वो किसी और फर्म को देंगे, आप ये हैंडल करो, वो फिर आपका जो वो फंक्शन है वो आपको वो अच्छे से हैंडल कर सकता है। अब है ये इसका ग्राफ, ठीक। ये हमारा कॉस्ट पर यूनिट यहाँ से है आउटपुट, ठीक। और ये है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की करो, ये है हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और ये है डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ये आप याद रखेंगे, ये यू शेप्ड है, और जो ये वाला हिस्सा है ये है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और ये है डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और ये है CRS कॉमन रिटर्न्स टू स्केल। ये आप याद रखेंगे। ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या है? आपका कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन आउटपुट। और डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या है? आपका जो कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक। और इसका मतलब है कांस्टेंट।
इसके बाद है आइसोकार्ट कर्व। आइसोकार्ट कर्व का मतलब क्या है? ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो नोन एज इक्वल प्रोडक्ट कर्व या प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व। आपने पढ़ा होगा इंडिफरेंस कर्व, ये सेम उसी की तरह है। इक्वल प्रोडक्ट कर्व और प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व, ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेम आउटपुट। वो कॉम्बिनेशन दो इनपुट्स की जो आपको सेम आउटपुट देंगे, जो आपको सेम आउटपुट देंगे। फॉर एग्जांपल 5 लेबर, 5 का कैपिटल। फॉर एग्जांपल आपको 10 यूनिट्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब है हमारा 4 लेबर 6 कैपिटल, ये भी आपको 10 यूनिट्स दे रहा है। ये हुए हमारे आइसोकार्ट्स। क्या हुए? आइसोकार्ट्स। ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर इनपुट्स, लेबर इनपुट क्या हमारे पास लेबर है, और दूसरा क्या है कैपिटल। इनपुट लेबर और कैपिटल ये हमें दे रहे हैं सेम आउटपुट। सेम आउटपुट क्या हमारे पास अभी 10 यूनिट्स। इट इज़ द फर्म्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और रेसिपी बुक। ये आप याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। इट इज़ द फर्म्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और रेसिपी बुक। ये इसकी ग्राफ है, ये भी आप याद, ये इसका ग्राफ है, ये भी आप याद रखना। यहाँ पे है MRTS आप याद रखेंगे। अब है इसकी प्रॉपर्टीज़। ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक कन्वेक्स टू ओरिजिन। और ये कन्वेक्स क्यों है? ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखेंगे। और ये MRTS किसके बराबर होगा? डेल वाई बाई डेल एक्स। ये हमने पीछे पढ़ा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। MRTS किसके बराबर होगा? डेल वाई बाई डेल एक्स। आप कितना वाई सेक्रीफाइस कर रहे हो टू इंक्रीज 1 एक्स, ठीक। ये हुआ, इसका मतलब यही हुआ। हायर आइसोकार्ट रिप्रेजेंट्स हायर आउटपुट्स। ये भी सेम है जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा। हायर का मतलब है हायर आउटपुट और लोअर का मतलब है लोअर आउटपुट। इसके बाद आइसोकार्ट्स डू नॉट इंटरसेक्ट। जो आइसोकार्ट्स हैं वो दो, अगर आपके पास 2 आइसोकार्ट्स होंगे वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद है शेप ऑफ आइसोकार्ट कर्व। अगर उसकी शेप कैसी होगी? अगर उसकी शेप लीनियर होगी, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो वो हो जाएंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, वो होंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अगर एल शेप्ड होगी, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अगर कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ये है मोस्ट कॉमन हमारे पास, ठीक। इसके बाद है आइसोकॉस्ट लाइन। आइसोकॉस्ट लाइन ऑल्सो नोन एज आइसो प्राइस लाइन, आइसो इनकम लाइन, आइसो एक्सपेंडिचर लाइन। टोटल आउटले कर्व गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्टर प्राइस एंड फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द फर्म। ये किस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है? एक तो फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस का मतलब क्या है? जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो प्राइसिंग है उसको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइस। और फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द फर्म, आपके जो आपकी फर्म है, आपकी फर्म के पास कितना पैसा है। एन आइसोकॉस्ट लाइन और आइसोकॉस्ट लाइन represents all possible combination of inputs, typically K या L, that a firm can purchase for a given total cost. It is a budget constraint for a producer analogous to consumer's budget line. In simple words, आप याद रखेंगे various combination of inputs that cost the same total amount. आपके पास बहुत सारे इनपुट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इनपुट्स हैं कैपिटल एंड लेबर, ठीक। आप उनकी कम्बिनेशंस, उनकी डिफरेंट कम्बिनेशंस, लेकिन जो उनकी डिफरेंट कम्बिनेशन है जो आपको सेम कॉस्ट करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ मनी कॉस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास आपका बजट 100 रुपीज़ है, ठीक। और हमारा लेबर है, एक लेबर है 10 रुपीज़ का, और हमारा कैपिटल है 20, ठीक। अब इनकी कम्बिनेशन, किनकी? लेबर एंड कैपिटल, इनकी कम्बिनेशंस वो आनी चाहिए 100 को बराबर। अब वो बहुत सारी कम्बिनेशन जो आएगी 100 के बराबर, वो हुआ हमारा आइसोकॉस्ट। जब हम उसको ग्राफ पे डालेंगे वो हुआ हमारा आइसोकॉस्ट लाइन। फॉर एग्जांपल पहला आएगा 1 लेबर और 4 कैपिटल 1,4। दूसरा आएगा 2 लेबर और आएगा, ये नहीं आएगा शायद, आप ऐसे ही कर सकते हो। ये आप इस पर ये कुछ MCQ करना, ठीक। ये फिर आपको ये खुद समझ आएगा आइसोकॉस्ट लाइन क्या है। आइसोकॉस्ट लाइन इन शॉर्ट जो वो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स जो आपको सेम कॉस्ट पे मिल जाएंगे। और वो कॉस्ट क्या होता है? वो आपका होता है बजट कॉन्स्टेंट, आपकी फर्म का फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, ठीक। द इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फर्म्स टोटल कॉस्ट कंस्ट्रेंट, ठीक। टोटल कॉस्ट क्या है आपके पास? is equal to price of labor into the quantity of labor plus price of capital into quantity of capital. In other words, C is equal to WL plus RK. C क्या है आपके पास? टोटल फिक्स्ड बजट,
ठीक। फॉर इनपुट्स आपके पास कितना बजट है वो किसके बराबर आएगा, WL प्लस R इंटू के। अब है ये इसकी फिगर, ये क्या आता है, ठीक। ये आती है स्ट्रेट लाइन, जैसे हमारे पास वो बजट लाइन थी सेम तरह से है हमारे पास आइसो कॉस्ट लाइन। और इसका स्लोप क्या आता है, प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाई प्राइस ऑफ कैपिटल। ये आप याद रखना है, इसका जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, प्राइस ऑफ लेबर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कैपिटल। इसके बाद है इसका वर्टिकल इंटरसेप्ट। वर्टिकल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, वो ये हुआ हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट, यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारे पास ये हुआ इसका वर्टिकल इंटरसेप्ट, और ये हुआ हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट। ये आप याद रखेंगे। वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है इसके बराबर, C इज इक्वल टू आर। C इज इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए कैपिटल दैट फर्म कैन हायर इफ इट स्पेंड्स ऑल इट्स बजट ऑन कैपिटल L। इसका मतलब है आप मैक्सिमम अमाउंट आप कितना स्पेंड कर सकते हो अपनी कैपिटल पे। इसी के और नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, C/W। इसका मतलब है आप मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो अपने लेबर पे। स्लोप क्या है, W/R, प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाई प्राइस ऑफ कैपिटल। दिस is the relative price of inputs. It tells you rate at which the market allows you to substitute capital for labor while keeping the total cost constant. For example क्या है, a slope of -2 means you must give 2 units of capital to afford 1 more unit of labor. अगर आपको एक और लेबर यूनिट अपनी फर्म में लाना है, इसका मतलब क्या है, आपको 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल फिर सेक्रीफाइस करना है। इसका मतलब यही है, -2 का मतलब यही है, ठीक। इसके बाद है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद आइसो कांस्टेंट आइसो कॉस्ट, ठीक। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम या फर्म्स इक्विलिब्रियम इज द लेवल ऑफ आउटपुट वायर अ फर्म, ठीक। फर्म क्या कर सकता है उस वक्त, मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। प्राइमरी गोल क्या है, मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट या मिनिमाइज इट्स लॉस इफ प्रॉफिट इज इम्पॉसिबल इन द शॉर्ट रन। इन द शॉर्ट अगर आपके पास प्रॉफिट इम्पॉसिबल है, फिर आपकी फर्म क्या कर सकती है, आपकी फर्म कर सकती है, आप जो आपका लॉस है वो मिनिमाइज कर सकती है। वो हुआ हमारा इक्विलिब्रियम विद आइसो, ये हुआ हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। पहला क्या है, मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, दूसरा क्या है, मैक्सिमाइज इट्स लॉस इफ प्रॉफिट इज इम्पॉसिबल इन द शॉर्ट रन। ये शॉर्ट रन क्यों है, क्योंकि अगर लॉन्ग रन में आपको लॉस आ रहा है आपकी फर्म बंद हो जाएगी, इसलिए ये शॉर्ट रन है, ठीक। एट दिस पॉइंट द फर्म हैज़ नो इंसेंटिव टू इधर इंक्रीज और डिक्रीज इट्स आउटपुट। इस पॉइंट पे जो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, अगर इसमें इंसेंटिव का मतलब क्या है, आपका कोई बेनिफिट नहीं है। आप अगर इंक्रीज भी करो या डिक्रीज करो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक। ये हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब ये है हमारी फिगर, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, ये है हमारे पास आइसोकाउंट लाइन, ठीक। और ये हमारे पास जो इसका टेंजेंट है, और यहाँ से नीचे से टेंजेंट है, ये है आइसोकास्ट लाइन। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक। द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम occurs where the isocount showing all elements is tangent to the isocast line। जब आपका ये आइसोकास्ट लाइन और आइसोकाउंट लाइन आपस में टेंजेंट होंगे, वहाँ पे होगा हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। वो कहाँ पे, अभी हमारा पॉइंट ई पे, ठीक। कंडीशंस, टेंजेंसी, आइसोकाउंट जस्ट टचेस द लोवेस्ट पॉसिबल आइसोकास्ट, ये अभी आपने देखा। और स्लोप क्या है, स्लोप होता है बराबर MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ इनपुट्स वेज डिवाइड बाय रेंट। ये आप याद रखेंगे। जो हमारा ये MRTS है, जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है, वहाँ पे क्या होता है, MRTS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ इनपुट्स। ये हुआ। अब है इक्विलिब्रियम, स्लोप ऑफ आइसोकास्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकाउंट लाइन। आइसोकाउंट लाइन का स्लोप क्या है, MRTS, और जो हमारे पास ये स्लोप ऑफ आइसोकास्ट लाइन है वो है W/R। ये आएगा इस चीज़ के बराबर। और ये भी आप याद रखेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये याद रखेंगे, ठीक। ये आप खुद देख सकते हो, ठीक। अब ये हो गया हमारा ये प्रोडक्शन कंप्लीट। इसके बाद हम उठाएंगे आपका कॉस्ट, फिर होगा आपका कॉस्ट हम मुकम्मल करेंगे, फिर होगा आपका जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो होगा ख़त्म, फिर हम मैक्रो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक। ये आप ये स्कैन कर सकते हो और वहाँ टेलीग्राम चैनल में आपको हमारी ये PDF मिल जाएगी, ठीक।